प्रणाम है आप सभी को। और कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले का हमारे आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब की शुरुआत 23 जून को हो चुकी है। इसी पर डिस्कशन हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, जिसकी शुरुआत होती है रिजेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्होंने ये देखा कि सोसाइटी में बहुत सी रिजेक्शंस हैं और उन्हीं रिजेक्शंस को हटाने के लिए काम करना शुरू किया। ये रिजेक्शंस ही हैं जो शायद हमारे लिए एजिंग बन जाते हैं। और आज हम इसी सब्जेक्ट पे एजिंग पर बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी जी से। अश्विनी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में। और लिव 16 लुक 16 एशो क्लब की शुरुआत आपने शायद, जो मैं समझ पाई हूँ, वो इसलिए की गई है कि एजिंग का साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर ना हो। आपकी समझ में, आपकी नज़र में एजिंग एक्चुअली है क्या? एजिंग ये क्या होता है अंग्रेजी में? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बुढ़ापा आना। ये तो होता ही नहीं कुछ भी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एजिंग, जिस पर हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि उम्र का दुष्प्रभाव हमारे शरीर, हमारी स्किन, हमारी एनर्जी, हमारी बोन्स पर न पड़े। लेकिन आप लिव 16 लुक 16 का दावा कर रहे हैं कि ये संभव है। आपको क्या लगता है कि कारण क्या है, समस्या क्या है जिसकी वजह से लोग बूढ़े होने लगते हैं? समस्या तो बहुत सिंपल सी है, साधारण सी है मेरे ख्याल से, कि प्रकृति के साथ रहना नहीं आता। लोगों को प्रकृति के साथ रहना नहीं आता तो वो एजिंग आती है। असल में चक्कर क्या है कि दो शब्द है, प्रकृति और प्रवृत्ति। तो लोग ज्यादातर प्रवृत्ति के साथ तो रहने की कोशिश करते हैं, तो प्रकृति के साथ रहना नहीं आता। प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मड हाउसेस का कंसेप्ट चल रहा है, या नेचुरल सस्टेनेबल लिविंग मॉडल का कंसेप्ट चल रहा है। ये सब कंसेप्ट ऐसे हैं कि हम प्रकृति के साथ रहना सीखें। प्रवृत्ति क्या है? ये जो सब चीज बता रही हो तुम, ये है प्रवृत्ति के साथ रहना, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ रहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मुझे लगता है ये मिसिंग है, कहीं पर है ही नहीं। इनफैक्ट मेरे को दिखाई नहीं कहीं पर कि प्रकृति के साथ रहना सीखो का अर्थ भी किसी ने समझा। जैसे आयुर्वेद की बात करते हैं अगर हम लोग, तो दोषों के साथ रहना सीखते हैं। सम दोष सम प्रकृति, पता नहीं ऐसा कुछ करके एक स्टेटमेंट है। देखो मुझे संस्कृत आती नहीं है, तो इसलिए मैं अगर कोई गलती हो तो बता देना, ठीक कर देना, या ठीक समझ लेना। मैं इंटेंशन बता रहा हूँ कि सम दोष अगर हैं आपकी शरीर में तो आप बीमार नहीं हो। आयुर्वेद का सिंपल सा वो है फॉर्मूला या फाउंडेशन, कि अगर आपके शरीर में दोष समता में है तो आप बीमार नहीं है। तो दोष समता में से बिगड़ते हैं प्रवृत्ति के कारण। नहीं, ये जो आयुर्वेद का कंसेप्ट मैं समझती हूँ वो है वात, पित्त और कफ। ये तीन तरह के दोष हमारे शरीर में होते हैं। इनको बैलेंस में रखना होता है। वात ज्यादा ना बढ़ जाए, पित्त ज्यादा। तो समदोष का मतलब यही हुआ ना, दोषों को सम में रखना, बैलेंस में रखना, नेचुरली। तो ये हमारी बेसिक प्रकृति होती है कि प्रवृत्ति। ये एक्चुअली दोष जो है ना, वो प्रकृति नहीं हो सकती। प्रकृति में कोई दोष नहीं हो सकता। ये प्रवृत्ति है हमारी की प्रवृत्ति नहीं, दोष जो आते हैं वो प्रवृत्ति के कारण आते हैं, प्रकृति के कारण नहीं आते हैं। मैं ये कह रहा हूं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कि मेरे को देखने में कोई चीज बहुत ही अच्छी लगी, देखने में खाने लायक है, ये समझ में आया, देखने में बहुत अच्छी लगी और मैंने खा लिया। तो फिर मैं आयुर्वेद के डॉक्टर के पास चला गया। तो इसमें नुकसान किसने किया?
नुकसान नेचुरली मैंने खुद किया कि मैंने नहीं, नुकसान तो मैंने तो किया ही, वो बात नहीं हो रही है। नुकसान किसने किया का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और वो मैंने खा ली। वो मेरी प्रकृति के अनुरूप नहीं थी, मैंने फिर भी खा ली, तो हमें नुकसान होगा। तो हमारा प्रवृत्ति के कारण खाई ना। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि हमने जो खाई वो प्रवृत्ति के कारण खाई। अगर मुझे पता होता मेरी प्रकृति को ये सूट नहीं करेगा तो मैं खाता ही नहीं उसको, चाहे कितनी भी अच्छी लग रही होती। हाँ जी। तो मेरे को दोष आता ही नहीं। लेकिन प्रवृत्ति जिसको मुझे पता नहीं है आप प्रवृत्ति किसे कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक नेचर है ये कभी भी चेंज नहीं होता। हमारा हाँ। जो जन्मजात हम एक नेचर लेकर आते हैं, कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एक्सेप्ट हम खुद को वैसे ही कर लें। तो जो हमारी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी, उसके कारण हम खा लेते हैं। हाँ, हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन यही तो कह रहा हूँ मैं कि प्रवृत्ति का तो सबको पता है। हाँ जी। लेकिन प्रकृति का नहीं पता। प्रॉब्लम प्रकृति के समझ की है। प्रकृति के साथ रहना सीखो कहा गया है, प्रवृत्ति के साथ रहना सीखो कहाँ कहा गया है? ये स्टेटमेंट है ही नहीं मार्केट में कि प्रवृत्ति के साथ रहना सीखो, क्योंकि प्रवृत्ति के साथ तो रहते ही हो, पर रहना है प्रकृति के साथ। यही फर्क है, यही गैप है, और इसी वजह से परेशान है, एजिंग आती है। एजिंग का रूट कॉज ही यही है कि आप प्रकृति के साथ नहीं रह पा रहे, नहीं रहना आता, नहीं सीखा रहना, और प्रवृत्ति के साथ रहते हो। जी। तो अपनी प्रवृत्ति के अगेंस्ट हमारा मन कर रहा है कि हम ये काम करें और हम ना करें, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या है, प्रकृति के साथ रहना सीखो। हाँ जी। तो प्रकृति के साथ रहना सीखो का मतलब क्या है? मड हाउस जैसे तुमने बताया तो प्रकृति के साथ रहना थोड़ी हुआ, वो प्रवृत्ति के साथ रहना हुआ। नहीं, वो प्रकृति के साथ रहना है। नहीं, यही गलती है। तो वो जो अच्छा लग रहा था वो मैंने खाया, वो प्रवृत्ति के कारण ही तो खाया। मड हाउस में अच्छा लग रहा है रहने में, तो मैंने मड हाउस में रहना शुरू किया, वो प्रवृत्ति के कारण। मड हाउस मेरी प्रकृति को सूट करता है नहीं करता है तो मुझे पता ही नहीं है इस बारे में। तो मड हाउस सबको सूट नहीं कर सकता, पक्की बात है ये जो आप शब्द बात प्रवृत्ति कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, आप मन की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रवृत्ति का मतलब मन है, ये किसने कहा? इंसान के दो प्रॉपर्टीज है, प्रकृति और प्रवृत्ति। उसमें कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, कोई कौन सा कंपोनेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। So right now I am talking about two typical characteristics of the living being, human race. Each human being is born with these two characteristics for sure, प्रकृति and प्रवृत्ति। हमें अपनी प्रकृति के बारे में आयुर्वेद से पता लगता है कि हमारी कब प्रकृति है। वो प्रकृति नहीं है, वो प्रवृत्ति है, दोष है एक्चुअली, नॉट इवन प्रकृति। वो प्रवृत्ति भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है। प्रवृत्ति के कारण रहने से जो दोष आते हैं, ये वो दोष की बात कर रही हो। हाँ जी। तो वो दोष है, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके जी, वो परिणाम है। तो प्रवृत्ति जिसे आप बार बार प्रवृत्ति बोल रहे हैं, बेसिकली ये है क्या प्रवृत्ति? ये क्या है? मीन्स हमारा मन है, हमारा प्रवृत्ति किस चीज को आप कह रहे हैं? प्रकृति तो नाड़ी में देखकर आयुर्वेद डॉक्टर्स बताते हैं। नहीं, वो दोष बताते हैं, सॉरी, वो रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। दोषों की स्थिति क्या है वो प्रकृति को तो पता ही नहीं है ना, प्रकृति के बारे में तो जानकारी नहीं है। प्रवृत्ति के कारण जो दोष आते हैं, उन दोषों की स्टडी है आयुर्वेद। तो हम अपनी प्रवृत्ति को बदलें? नहीं, बदल नहीं सकते। जो जितने ये स्पिरिचुअलिटी नाम का एक सब्जेक्ट चलता है, जैसे कुछ गुरुजी हमें बताते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, तो इससे हमारी प्रवृत्ति बदलती है? नहीं बदलती है। प्रवृत्ति और प्रकृति
आप लेकर के पैदा होते हो, ये कभी बदल नहीं सकती। अगर इसको बदलने की कोशिश करोगे तो दोष बढ़ेंगे। जी। तो प्रकृति और प्रवृत्ति आप कह रहे हैं कभी बदल नहीं सकती, मूल है, ये बदल नहीं सकती। और इसको कभी हम रीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर और सकते? प्रवृत्ति के कारण ही हम बीमार रहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। साइंस, विज्ञान का, विशेष ज्ञान का युग चल रहा है। चल रहा है क्या? हमेशा रहता है। तो स्टडी करो उसको, मैं प्रवृत्ति और प्रकृति, तो इसके ऊपर रिसर्च शुरू करो और प्रकृति के साथ रहना सीखना है। प्रवृत्ति और प्रकृति में फर्क समझो। प्रवृत्ति के साथ रहते हो तो एजिंग आएगी, प्रकृति के साथ रहोगे तो एजिंग नहीं आएगी। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब का पर्पज ही है कि आपको प्रकृति के साथ रहना सिखाना। हम अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अगर एक्ट करते हैं, जैसे बच्चा है, उसकी प्रवृत्ति है कि उसे मीठा बहुत अच्छा लगता है। अब माँ उसको कहती है कि ठीक है, इसकी प्रकृति शायद यही है और वो उसको मीठा खाने दे, तो शायद बहुत जल्दी उसकी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगे। दोष आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर अगर आप जीवन बिताओगे तो एजिंग आएगी ही आएगी, दोष आएंगे ही आएंगे। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकृति के अनुसार रहना है, प्रवृत्ति के अनुसार रहना नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति यानी कि हमने वो बहुत स्वाद सी चीज देखी और हमारा मन कर गया खाने का और हमने खा ली, ये हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल था, तो उसने दोष दे दिया, उसने हमें दोष दे दिया जी। तो इस वाले जो साइकिल है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सिंपल, प्रकृति के साथ रहना सीखो। प्रकृति क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। कि जैसे मैंने कहा कि पैदा जब इंसान होता है, जब डिलीवर होता है या बेसिकली कंसीव होता है, तभी एक्चुअली तो डिफाइन हो जाती है कि प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों चीजें लेकर के पैदा होता है। खाली हाथ कोई नहीं आता है। कोई भी जन्म कोई भी शरीर में हो, वो खाली हाथ नहीं आता है, प्रकृति और प्रवृत्ति लेकर आता है। ओके। तो प्रकृति और प्रवृत्ति को समझो कि वो क्या प्रकृति लेकर आया और क्या प्रवृत्ति लेकर आया। तो प्रवृत्ति तो हमारी है, मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा क्रोध, कुछ बच्चों में जन्म से ही बहुत ज्यादा क्रोध होता है, तो ये उनकी प्रवृत्ति है। नहीं, किसने कहा? दोष है। जो जितने भी है जो नाम गिनवा रही हो, वो सब दोष है, प्रकृति प्रवृत्ति नहीं है। फर्क समझो। तो बच्चे की प्रकृति या किसी बड़े की भी प्रकृति के साथ रहना सीखो, आप कह रहे हैं। तो प्रकृति के साथ कैसे रहना सीखें जब हम समझते ही नहीं है प्रकृति क्या है? तो समझना होगा ना, सिस्टम अवेलेबल। ये तो वही बात होगी कि अगर मैं जापान नहीं गया तो जापान एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा तो नहीं है ना। या मैं चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है वहां पर क्या है, तो वो देखने के लिए। तो भैया चंद्रमा में जाकर के देख करके क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं मिलने वाला। इट इज प्रिसाइजली द वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। प्रकृति और प्रवृत्ति को समझोगे तो चंद्रमा यहां बैठे बैठे समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा की प्रकृति अग्नि तत्व है, लेकिन शीतल अग्नि, सबको साथ लेकर के चलने वाली अग्नि। क्रोध उसको भी आता है, पर वो क्रोध फायदा देता है। सूर्य, वो भी, उसमें भी क्रोध अग्नि है, वो भी अग्नि तत्व का मालिक है। मतलब सूर्य में भी अग्नि तत्व है, लेकिन वो उष्ण अग्नि है, यानी गर्म। क्रोध उसको भी आता है, लेकिन वो उसका क्रोध है कि वो किसी को साथ लेकर नहीं चल सकता, लेकिन वो क्रोध दूसरों को फायदा देता है। जब हम अपनी लाइफ की एजिंग के इफेक्ट कम करने की बात कर रहे हैं अपने शरीर पर, तो यहाँ पे आपने बताया कि अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति को समझकर उसके अनुकूल हमें बिहेव करना है। लिव 16 लुक 16 आ गया, लिव 16 लुक 16 आ गया, थ्योरेटिकली आ गया, लेकिन अपनी प्रकृति को समझना, अपनी प्रवृत्ति को समझना, ये कैसे संभव हो पाएगा? सिस्टम बने हुए हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है।
राहु डायग्नोस्टिक सिस्टम बने हुए हैं, रेमेडी सिस्टम बने हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम है उनको समझो, प्रकृति में प्रवृत्ति दोनों चीजें समझ में आती है, उससे वो बता देता है कि क्या क्या किस वजह से दोष आ रहे हैं, किस वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, किस वजह को तुम ठीक कर लोगे तो तुम एजिंग में नहीं जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीथिंग इज अवेलेबल। जी मीन्स किसी डायग्नोस्टिक सिस्टम से ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अपनी प्रवृत्ति को जान पाए? क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति तो समय समय पे बदलती भी है। प्रवृत्ति और प्रकृति कभी बदल नहीं सकती है। उनके दोष, यही फर्क समझने की है कि प्रकृति और प्रवृत्ति कभी बदल नहीं सकती है। हाँ, उनके द्वारा दिए गए दोष जरूर बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे पहले हम किसी के बारे में बात करते हैं कि ये बचपन में तो बहुत टॉकेटिव था, अब बहुत चुप हो गया है, या पहले बहुत बोलती थी अब तो या पहले चुप रहती थी अब तो बहुत बोलती है। तो जो किसी के बिहेवियर में हमें चेंज दिख रहा है वो एक्चुअली उसके दोष में चेंज। प्रकृति या प्रवृत्ति में दोष बढ़ गए हैं, दोष बढ़ गए हैं, तो हमें ये वो चेंज दिखाई देने लगा। क्योंकि हमें दोष ही देखने आते हैं और कुछ देखना आता नहीं है ना। प्रकृति प्रवृत्ति के बारे में पता ही नहीं है तो आप देखो, जब उनका पता ही कैसे लगेगा। और दोष देखने आसान है क्योंकि सारे दोष देख लेते हैं। दोष दूसरों में देखने होते हैं। सी की इज कि दोष आप दूसरों में आराम से देख सकते हो। हाँ जी। तो शुक्राचार्य ज्योतिष कहता है, क्लियरली कहता है कि दोष दूसरों के देखो और अपने में मत आने दो, तो एजिंग इफेक्ट तुम्हारे पास आएगा ही नहीं कभी भी। ये आप जो बता रहे हैं, दूसरों के दोष देखो, अपने में मत आने दो, अपनी प्रकृति के अनुसार चलो, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलो, ये सुनने में अच्छा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंटेड तो है ही ऑलरेडी, हम तो उसको खराब करते हैं। जो तुम लेकर के आए हो वो कैसे बदल जाएगा? अगर तुम्हारा फिजिकल जेंडर मान लो फीमेल है तो इट कैन नॉट चेंज। पर ऐश्वर्या जी, बीमार तो पुरुष भी होते हैं, बीमार स्त्रियां भी होती हैं, और उम्र का दुष्प्रभाव तकरीबन सभी की शरीर पर देखा जाता है। और इसके बारे में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत कोशिश की है, ऐसी कई मेडिसिन और डाइट में या इवन एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स, ऐसा बहुत कुछ आता है मार्केट में कि उम्र आपकी ना दिखे। सी दिस इज दी कि सारी एक्टिविटी, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस काम पर लगी है कि दोष मेरे दूसरे को दिखाई ना दे। तो ये प्रॉब्लम है ना कि तुम दोष छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो दोष तुम्हारे जो अंदर है वो तुम्हें और नुकसान कर रहे हैं। तभी साइड इफेक्ट है। अगर क्रीम लगाते हो और उसकी वजह से तुम्हारे मुंह में दाने हो जाते हैं तो वो साइड इफेक्ट है उनके उस क्रीम का। बात को समझो, हमें दोष छुपाने नहीं है, हमें दोष खत्म करने हैं, कम करने हैं। वो तभी कम होंगे जब आप प्रकृति के साथ रहना सीखोगे। प्रवृत्ति के साथ नहीं रहना है, प्रकृति के साथ रहना है। फर्क है दोनों में, बदल दोनों नहीं सकती, लेकिन तुम्हें प्रकृति के साथ रहना है, प्रवृत्ति के साथ नहीं रहना है। जी, प्रकृति के साथ रहना है, प्रवृत्ति के साथ नहीं रहना है। नहीं, जबकि हमारी दोनों ही होती हैं। जी अश्विनी जी, कोई एग्जाम्पल है कि ये हमारी प्रकृति होती है या ये हमारी प्रवृत्ति होती है? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, आप उनको कह रहे हैं कि ये तो दोष है, जैसे क्रोध बहुत आना, या बहुत वो दोष ही हुआ ना। ये तो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं बचपन से ही, तो ये भी दोष है क्या? हाँ, नेचुरली ये भी दोष है। ये दोष कैसे है? ये दोष ऐसे है कि क्या तुम सबको फ्रेंड बना सकते हो? पहली बात, चलो तुम फ्रेंडली नेचर के हो, तुमने दो फ्रेंड बनाने शुरू किए, पर क्या वो फ्रेंडली नेचर के हैं जिसको तुम फ्रेंड बना रहे हो? तो तुम्हें दुश्मन और दोस्त में फर्क ही नहीं पता लगेगा। तो तुम्हारी तो पहचान ही अगर नहीं है तो तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा, कोई भी नुकसान पहुंचा के चला जाएगा, तुम क्या कर लोगे? बहुत बड़ा दोष है ये। और आज की जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी है वो इसी दोष को भुगत रही है सबसे ज्यादा। जी जी बिल्कुल। तो प्रकृति और प्रवृत्ति का क्या एग्जाम्पल है? मीन्स हमने समझा कि हमारी ये प्रकृति है, तो वो क्या है, कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ दिखती है, कैसे दिखती है? मैंने बताया ना, सूर्य और चंद्रमा को देखो। तो
ये सूर्य की प्रकृति है कि वो गर्म अग्नि देगा। हाँ, और सूर्य की प्रकृति है कि वो गर्म अग्नि पे देगा, क्रोध ही देगा। और प्रवृत्ति गर्म अग्नि क्रोध नहीं होता है, ये समझो। क्रोध दोष है और गर्म अग्नि दोष नहीं है, प्रकृति है। और प्रवृत्ति क्या है सूर्य की? चलना, चारों तरफ देता है वो। सूर्य ही एक ऐसा एलिमेंट है जो चारों तरफ चलता है, 4 डायरेक्शंस। और कोई ऐसा एलिमेंट, दशरथ थे, दशरथ का मतलब समझो, दशरथ जो राम जी के पिता थे, वो दशरथ क्यों कहलाते थे? हाँ जी। कि वो अपने रथ पर बैठ करके 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे, जी। इसलिए दशरथ कहलाते थे। क्योंकि ये संभव नहीं है, अगर देखा जाए नॉर्मल केस में तो हम एक दिशा में गाड़ी नहीं चला पाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकते थे। एक साथ 10 दिशाओं में कैसे युद्ध कर पाते थे? यही तो खेल है, यही तो समझने की बात है कि वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कैसे कर पाते थे। और ये उनकी प्रवृत्ति थी। नहीं नहीं, ये उन्होंने अपनी प्रवृत्ति का यूज करके प्रकृति के साथ रहना सीखा। ओके, कोई और एग्जांपल जिसने प्रवृत्ति को use रावण, किया? दशानन कहा गया उसको। दशरथ और दशानन में क्या फर्क है, यहां पर यह समझने की बात है। दशरथ एक साथ 10 रथ को 10 दिशाओं में अपना प्रकाश फैला सकते थे, अपने बाण छोड़ सकते थे। ओके। रावण 10 दिशाएं देख सकता था, एक्ट नहीं कर सकता था 10 दिशाओं में। वो देख तो लेता था 10 दिशाओं में एक बार में, परंतु एक्ट नहीं कर सकता था 10 दिशाओं में एक साथ। उसके पास 10 सिर थे और इनके पास इतनी एबिलिटी थी कि ये 10 सिर की जरूरत नहीं। 10 सिर किस लिए चाहिए भाई? 10 सिर की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो रावण को पता ही नहीं था इस बात का कि 10 सिर मैं क्यों ले रहा हूं। वो बल्कि वो मेरे ख्याल से उसने कोशिश भी नहीं की 10 सिर लेने की। 10 सिर तो वो कोई प्रक्रिया की उसने और उसकी वजह से उसको 10 सिर मिल गए। हाँ जी। तो उसने कोशिश नहीं करी कि मेरे को 10 सिर मिले, जी। तो वो दशानन कहलाए क्योंकि 10 दिशाओं में एक साथ देख सकते थे। जी। तो ये दोनों ने ही, आप जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, उन दोनों ने ही अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करके प्रकृति के साथ प्रकृति को समझने की कोशिश की और प्रवृत्ति से प्रकृति को पाला। प्रकृति से प्रकृति को प्रवृत्ति के हिसाब से पाला, यानी प्रकृति के हिसाब से अपने शरीर को पाला प्रवृत्ति का उपयोग करके। ओके अश्विनी जी, मुझे पता नहीं मैं ठीक समझ पा रही हूँ या नहीं। जो मैं अभी तक आपके डिस्कशन से निकाल पाई वो ये कि जो हमारे शरीर है, बेसिकली एजिंग तो हमारे शरीर की होती है, हमारी बोन्स या मसल्स नेचुरली हमारे एनर्जी लेवल बिल्कुल होने लगता है। बिल्कुल। तो जो हमारे शरीर है उसकी एक प्रकृति होती है, उसका एक रिक्वायरमेंट होता है, पर्टिकुलर टाइप का लाइफस्टाइल। हम वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कुछ और है। मान लीजिए मेरी प्रकृति ऐसी है कि मुझे 7 आवर्स या 8 आवर्स अ डे की स्लीपिंग चाहिए, नींद चाहिए, लेकिन मैंने प्रवृत्ति की वजह से उसे डिस्टर्ब कर दिया या उसके वो टाइमिंग्स डिस्टर्ब कर दिए, तो धीरे धीरे वो हमारे लिए एजिंग का कारक बनता है। नेचुरली जी। ओके, तो प्रवृत्ति हो गई हमारे मन की एंड प्रकृति हो गई हमारे शरीर की। इज दैट सो? मैं देखो जीवित इंसान की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो उसमें ये सेपरेट करना इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। It's a very bad idea actually that you try to split the body into many parts. No point. Try to use the characteristics of your living being. तो लेकिन अपनी प्रवृत्ति को बदलना तकरीबन नामुमकिन होता है। नहीं, तकरीबन की बात ही नहीं है, यहाँ पर बदल ही नहीं सकते हो। प्रवृत्ति एंड प्रकृति कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट चेंज देम, नो वन कैन चेंज देम। ओनली द डेथ is the activity or the action or the reason or the cause which can change this, nothing else. ओके, जी। तो
अपनी प्रवृत्ति को हम बदल नहीं सकते, तो अपनी प्रकृति को, अपने शरीर को हम या शरीर फिर मत कहो, ओके प्राणी, आप प्राणी कह सकती हो, बल्कि मैं तो कहूँगा इंसान कहो। ओके, तो एक इंसान अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करे, कौन सा तरीका? सबसे पहले अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति को समझे, सबसे पहले, फिर उन्हीं के अनुसार सारी लाइफ को डिफाइन करना है। वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। प्रवृत्ति को प्रकृति के अकॉर्डिंगली यूज करना है, ना कि प्रकृति को प्रवृत्ति के ऊपर छोड़ देना है। प्लीज कम अगेन, दोबारा बताएंगे आप क्या कह रहे हैं? अपनी प्रकृति को और प्रवृत्ति को समझना होगा। ओके, अब हर एक इंसान को। और ये समझने के लिए कोई और तरीका है या डायग्नोसिस ही एक तरीका है? एक ही तरीका है डायग्नोसिस, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे बहुत से लोग मुझे ये बताते हैं कि हम बीमार हुए तो धीरे धीरे हमने अपने आप को, अपने सिस्टम को समझा, तो हमें पता लगा कि हमें 2 बजे खाना सूट नहीं करता, 4 बजे सूट करता है, तो हमने 4 बजे खाना शुरू किया, तो देन वी वर फाइन। तो उन्होंने अपनी प्रकृति को समझा है। करेक्ट, ओके, एग्जैक्टली। सी द की इज कि उन्होंने इस प्रकृति को समझने में कितने साल बर्बाद कर दिए। की इज दैट कि एक चीज जो 5 मिनट में समझ आ सकती है, उसको समझने के लिए आपने 50 साल लगा दिए। योर चॉइस, 5 मिनट वर्सेस 50 साल। वो आजकल है ना, वो अभियान सा चल रहा है, कोई 900 साल वर्सेस 9 ईयर्स, 900 ईयर्स वर्सेस 9 ईयर्स। तो यू डिसाइड वेदर यू वांट टू understand yourself in 5 minutes or you want to take 50 years to understand you. जी, तो अपनी प्रकृति को और प्रवृत्ति को हमने समझ लिया, उसके बाद हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से डिफाइन किया, पूरे लाइफस्टाइल को, कि एजिंग का इफेक्ट ना है। क्या यही आप? एग्जैक्टली। लिव 16 का फंडामेंटल ये है कि आप अपनी प्रकृति, जैसे ही आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और मेंबरशिप का जो भी रूल्स है वो करके करेंगे, तो सबसे पहले आपको आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति का ज्ञान कराया जाएगा। पहला स्टेप वो जब आपको समझ में आ जाएगा वो, तो फिर दूसरा स्टेप की बाकी ट्रेनिंग्स है, जो भी ट्रेनिंग आप करना चाहो कि प्रकृति को मेंटेन, जो भी अभी तक डिस्टर्बेंसेस हो गई मेरी प्रकृति में या प्रवृत्ति में, उनको रिकवर करना है मेरे को। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, आप वो ट्रेनिंग कर लो, तो आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति ओरिजिनल जो थी उस पर आप पहुंच जाओगे, यानी दोष मुक्त हो जाओगे। जी। ओके, तो अश्विनी जी, यहाँ पे एक और मेरा प्रश्न है कि ज़्यादातर लोगों का जो बड़ी एज में है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनकी ऑफिस या उनके प्रोफेशन से डिफाइन होता है। अब दुकानदार को मजबूरी है कि वो रात को 10 बजे तक दुकान खोलेगा ही खोलेगा, या कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, उसके प्रोफेशन के अनुसार ही उसके वर्किंग आवर्स डिफाइन होंगे, वो कब खाना खाएगा ये भी तभी डिफाइन होगा, और क्या खाएगा ये भी। क्योंकि आपको सपोज आपकी जॉब किसी की बैंगलोर में लग गई, तो जहाँ वो जो वहाँ पे अवेलेबल है वो वही खाना पड़ेगा। वो सपोज नॉर्थ इंडियन है, ऐसे मुझे बहुत नॉर्थ इंडियंस ने बताई ये बात कि बैंगलोर में जाकर हम लोग जब अपना रूटीन का हम लोग अपना खाना खाते हैं, तो हमें गैस की समस्या बहुत मेजरली होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये आपका डिसबैलेंस इसलिए बनता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है, बैंगलोर का एनवायरनमेंट अलग, बट प्रोफेशन ऐसा है तो दे हैव टू शिफ्ट टू दैट लोकेशन। नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है ना कि लोकेशन और वो सब बात की बात है। जब तक आपको अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति पता ही नहीं है, तो आप खा रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है किस हिसाब से खा रहे हो, किस एंगल से खा रहे हो, किस वजह से खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। पर उनकी प्रकृति है कि उनको रोटी चाहिए सपोज, और वहाँ मिल रहा है। जहाँ पे सवाल रोटी का है ही नहीं ना, तुम फिर गलत समझो कि जब प्रकृति है तो रोटी किस चीज की, रोटी का चलो रोटी खानी है, रोटी किस चीज की। जो नॉर्थ इंडिया में हम लोग गेहूं की रोटी खाते, तो यही गलती है, यही प्रॉब्लम है कि आप प्रकृति के अनुसार तो खा ही नहीं रहे हो, आप तो खा रहे हो बस। तो समस्याएं तो आएंगी। फिर एजिंग को आने से रोकना नहीं चाहते हो, तो फिर तो लिव 16 बना ही नहीं है ना तुम्हारे लिए। लेकिन वो लोग नॉर्थ इंडिया में ठीक है, वहां जाकर अगर वो बीमार हो गए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो
डाइट या जो पैटर्न वो यहाँ फॉलो कर रहे थे वो उनको सूट कर रहा था। नहीं, वहाँ वहां नहीं कर रहा है। पर भाई वहां का मौसम कैसा है, यहाँ पे जिस मौसम वैसा ही मौसम जब यहाँ पर होता है तो तुम क्या खाते हो, क्या प्रोटेक्शन लेते हो, क्या प्रिवेंशन लेते हो, वही प्रोटेक्शन प्रिवेंशन तुम्हें वहां के मौसम के हिसाब से लेनी पड़ेगी और तभी कामयाब हो सकते हो, नहीं तो बेकार है जिंदगी। तो क्या करोगे, लिव 16 लुक 16 में आने से ज्योग्राफी बिकम्स इमटेरियल। तुम कहीं भी रहो, ये है एडवांटेज कि एजिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ एजिंग, एजिंग मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, इट इज यूनिवर्सल। तो जो मेरा बेसिक सा प्रश्न था कि हमारे प्रोफेशन के वजह से हमारे टाइम डिसाइड होता है, तो यहां पर मैं एक करेक्शन और करना चाहूंगा बेसिकली कि प्रोफेशन इज 24 आवर्स नेचुरली। तो फिर तो टाइम डिफाइन कहाँ हुआ, तुम प्रोफेशन में हर समय हो। मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बताया कि जब उनका प्रोफेशन शुरू हुआ तब उनकी हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस ज्यादा तो वही गलती करी ना उन्होंने शुरू दिन से, पहले दिन से इस माने ही नहीं कि मेरा प्रोफेशन 24 घंटे का है। अगर ये मान लेते कि प्रोफेशन 24 घंटे का तो फिर ये प्रॉब्लम आती नहीं। क्यों, कैसे आएगी बताओ, जब 24 घंटे प्रोफेशन है तुम्हारा, 24 घंटे में से ही तुम्हें खाना भी है, तुम्हें पीना भी है, अपने हिसाब से खाओगे पियोगे, काम खत्म। प्रकृति के हिसाब से खाओगे, प्रवृत्ति के हिसाब से खाओगे, प्रवृत्ति के हिसाब से रहोगे, प्रकृति के हिसाब से रहोगे। तो फिर तो प्रकृति के हिसाब से सब कुछ करना है, प्रवृत्ति के हिसाब से करना कुछ नहीं है। तो प्रवृत्ति को समझना ही क्यों है? क्योंकि प्रवृत्ति का यूज कर सकते हो तुम, और कुछ कर नहीं सकते। प्रवृत्ति तुम्हारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। किस पर्पज से कर सकते हैं? प्रकृति को मेंटेन करने के लिए नेचुरली। सूर्य और चंद्रमा, अगर मान लो कहीं पर सिर्फ सूर्य निकलता हो तो रह सकते हो क्या? नहीं। कहीं पे सिर्फ चंद्रमा निकलता है तो रह सकते हो क्या? नहीं। फिर तो सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ लेकर के चलने ही पड़ेंगे। तो हमारी प्रकृति सूर्य से डिफाइन होती है और हमारी प्रवृत्ति चंद्रमा से कुछ बिल्कुल, बस प्रिसाइजली। तो बेसिकली प्रवृत्ति को तो हमें सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गेम है वो ये कि अपनी प्रकृति को रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, लेकिन अपनी प्रकृति के साथ रहना है। अश्विनी जी, एक जनरल सी बात है, हम लोग आजकल बहुत कॉमनली सुनते हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर से व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, हाँ जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि पुराने लोग तो कुएं का पानी पीकर और साधारण सा भोजन खाकर भी 80 साल तक स्वस्थ रह लेते थे। आज हमारे पास आरओ है, हमारे पास ये है वो है, एंड वी आर नॉट हेल्दी। तो क्या आपको लगता है कि वो तो कह ही रहा हूं मैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस ने हमें क्या दिया? सिर्फ कंफ्यूजन, नथिंग एल्स। और टेक्नोलॉजी वो लिमिटेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। अब थर्मामीटर है, अगर थर्मामीटर से आप ब्लड प्रेशर नहीं नाप सकते, नाप सकते हो क्या? नहीं। फिर तो हमने साइंस में क्या किया, एक डिब्बा बना दिया जिसमें ब्लड प्रेशर भी नाप सकते हो, थर्मामीटर भी नाप सकते हो। हाँ जी। तो ये क्या हुआ, साइंस ने सिर्फ यही किया कि दो टेक्नोलॉजी अलग अलग थी, उनका अलग अलग पर्पस था, उनको एक बॉक्स में इनाउंस कर दिया। That's it। इससे हमें अलग रिजल्ट्स मिलते हैं ना, इससे हमें अलग तरह का डायग्नोसिस मिलता है। कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। कैसे मिल जाएगा? यही कंफ्यूजन कॉज किया कि मैंने, क्योंकि एक डिब्बे में डाल दिया दोनों चीजें, तो मेरे को रिजल्ट अलग अलग मिला, एक अलग रिजल्ट मिलने लग गया। अबे ऑब्वियस है ना कि अलग रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, क्योंकि अब तुमने नुकसान कर लिया, अपना दोष और बढ़ गया, तभी तो बीमारियां बढ़ी हैं। ये सिर्फ साइंस की वजह से, क्लब करने की वजह से, जबरदस्ती जोड़ने की वजह से, जबरदस्ती यूनिटी में लाने के लिए गांठ मार करके एक धागे से बांध दिया चीजों को, तो उसने सारे दोषों को बढ़ा दिया। तो मल्टीपल टाइम्स हो गए दोष, तो नई नई बीमारियां आ गई उससे, अदरवाइज बीमारियां थी ही नहीं कभी। जी। तो क्या ये ऐसा था कि जो कुएं का पानी लोग पीते थे या जो पहले भोजन करते थे वो सबकी प्रकृति को सूट करता था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पानी तो पानी है भाई, जिस एरिया में तुम रह रहे हो कुआं वहीं खोदोगे तो उस एरिया को वो पानी सूट करता है।
तो वहां पे जो भी होगा उसको वो सूट करेगा। अच्छा, तो उन वो एरिया ज्योग्राफी डिपेंडेंट, कि जिस एरिया में तुम रह रहे हो उस एरिया में जो सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां पैदा हो रही हैं वो उसी जगह के लिए यूजफुल है। दूसरी जगह पे यूज करने की कोशिश करोगे तो, जैसे सूर्य, अगेन सूर्य और चंद्रमा को अगर समझने की कोशिश करोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य की प्रकृति बदलती रहती है जैसे जैसे वो मूव करता है, बेसिक प्रकृति नहीं बदलती है। समझ आई कि नहीं आई? सूर्य की प्रवृत्ति बदलती है। नहीं नहीं नहीं, बेसिक कुछ नहीं बदलता है। पहले जब सूर्य 12 बजे उसकी हीट बहुत ज्यादा है, 4 बजे उसकी हीट कम है। नहीं, यही समझने में फर्क है कि उसकी जो मूवमेंट हो रही है, सूर्य की जो मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से ही उसकी जो वो फेंक रहा है, जो भी वो दे रहा है हमें एनर्जी के रूप में, वो एनर्जी उस पॉइंट पर उतनी है। तो उस समय में जैसे सुबह के टाइम पे सूर्य 3 घंटे के लिए तकरीबन एक पैर के लिए 4 से 7 का टाइम है शायद, तो वो पिताम्बरो एनर्जी डालता है। जो एनर्जी फेंक रहा है उसको पिताम्बरो एनर्जी कही गई है। तो उस समय में सूर्य जो दिखता है, और ये कहां पर वैलिड है? ये अब 4 से 7 जो है तुम्हारा, अब सोचोगे 4 से 7 हिंदुस्तान का कुछ हो रहा है, जापान का कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का कुछ हो रहा है, अमेरिका का कुछ हो रहा है, यूरोप का कुछ हो रहा है कि नहीं? फिर कैसे समझोगे? और मैं ये 4 से 7 किसके लिए कह रहा हूं? किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल तो पूछा नहीं ना तुमने। 4 से 7 हर एक लोकेशन के लिए 4 से 7 ऐसा? हाँ, लोकल टाइम 4 से 7। लेकिन अश्विनी जी, हर जगह राइजिंग सन, सूर्य के उगने का समय अलग अलग होता है। तभी तो कह रहा हूँ ना, अपना अपना लोकल टाइम 4 to 7 AM। पर कहीं कहीं पे तो सनराइज का टाइम 8 AM है। हमारे जैसे भारत में अभी इन दिनों सनराइज का टाइम 5, 5:30 के अराउंड है, 5:30 के अराउंड। सर्दियों में ये सनराइज का ये टाइम 6:30 हो जाता है। तो 4 से 7 बताया ना मैंने, सनराइज की तो बात ही नहीं करी। मैंने कब करी सनराइज की बात? मैंने कभी सनराइज वर्ड यूज ही नहीं किया। पिताम्बरो एनर्जी जो सूरज से सुबह 4 AM to 7 AM पिताम्बरो एनर्जी इज अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर ऑलवेज लोकल टाइम, यस। सिमिलरली 4 to 7 in the evening ब्लू ब्रिजो एनर्जी इज अवेलेबल लोकल टाइम जी। तो ये क्या सूर्य की प्रकृति बदलती है या प्रवृत्ति बदलती है? हमें क्या लेना देना उससे? वो बेसिक प्रकृति तो बदल ही नहीं सकती है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। जो हमारे शरीर पे एजिंग का इफेक्ट आता है, क्या हमारी प्रकृति बदलने लगती है या नहीं, दोष आने लगते हैं। अच्छा। हमने प्रकृति को प्रवृत्ति का उपयोग प्रकृति को मेंटेन करने के लिए नहीं किया, वहां पर गलती कर दी, तो हमें दोष आने लगते हैं और वो एजिंग देते हैं। ओके, तो अपनी प्रवृत्ति को समझ के अपनी प्रकृति को हमें बैलेंस में रखना है, ऐसा? नहीं, बैलेंस कुछ नहीं होता है। बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। बैलेंस के नाम पे ही हम एजिंग में गए हैं एक्चुअली, देखा जाए तो बैलेंसिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, रिलेशंस में बैलेंस बनाना है। ये तब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक आप प्रवृत्ति आधारित जीवन बिताओगे, तब तक ये रहेगा। और इसी में तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तभी तुम एजिंग की तरफ जल्दी बढ़ते हो। तो प्रकृति आधारित जीवन बिताना, इसका मतलब क्या है? अपनी प्रकृति को समझो और प्रवृत्ति का उपयोग अपनी प्रकृति के अनुसार करो, ना कि प्रवृत्ति का उपयोग बैलेंस बनाने के लिए करो। ओके, प्रवृत्ति का उपयोग अपनी प्रकृति को ठीक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। हाँ। ओके, तो बैलेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये शेयर बकवास है। अश्विनी जी, यहाँ पे मुझे हमारे टाइम के एक अच्छे फेमस एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, उनकी एक बात याद आ रही है कि वो ये बताते हैं,
मैं आयुर्वेद के रिट्रीट सेंटर्स में, नेचुरोपैथी के सेंटर्स में जाता हूँ टू रिजुविनेट माई सेल्फ, अपने आप को फिर से फ्रेशन अप करने के लिए। वो बहुत मेंटेन दिखते हैं बाहर से, ऐसा लगता है कि उन पर एज का असर कम हो रहा है, एटलीस्ट एपरेंटली ऐसा लगता है। तो इस तरह के जो सेंटर्स हैं, रिट्रीट सेंटर्स टाइप, ये क्या ये हमें हमारी प्रवृत्ति को यूज करके प्रकृति को मेंटेन करना सिखाते हैं, या कैसे ये संभव हो पाता है? नहीं, ये जो सेंटर्स लगे हुए हैं अभी तक, और इनको क्या करना चाहिए, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। अभी तक ये लोग क्या करते हैं कि आपके दोषों को कम करने के लिए सारे सिस्टम लगा रखे हैं इन्होंने। ओके। कि आपके दोष कम हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी जिंदगी बढ़िया हो गई। प्रकृति मेंटेन नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपको बार बार जाना पड़ता है। हाँ जी, बार बार जाना। इसीलिए क्योंकि आपके दोष बढ़ जाते हैं, आप वहां सेंटर पे चले जाते हो तो वो आपके दोषों को कम कर देते हैं, आप फिर वापस अपने उसमें आ जाते हो। तो आप सोचो, लेकिन अगर आप प्रकृति के अनुसार रहना सीख लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने परिवार के साथ आनंद से जीवन बिता सकते हो। आनंद किसको कहते हैं? वो आपको दोषों को ठीक करने से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको अपनी प्रकृति को अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, मतलब अपनी प्रकृति के हिसाब से अपनी प्रवृत्ति को यूज करना सीखोगे, तभी आपको आनंद आएगा। जी। तो अश्विनी जी, योग ये हमारी भारत की पुरातन एक परंपरा रही है। योग के द्वारा आप इसे योगा कहते हैं या योग कहते हैं, ये जो स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं, बहुत से हमारे महर्षि ऋषि मुनि प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसके द्वारा भी ये संभव शायद हो सकता है कि हम एजिंग का असर अपने शरीर पर कम आने दें। ये कैसे संभव हो पाता है? दोष, ये भी तो वही कर रहे हैं, दोषों को कम कर रहे हैं, दोषों को संतुलन में लाने की कोशिश करते हैं। जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम, सारे के सारे 100% आई एम सेइंग, नहीं, नॉट, आई कांट से 100% बिकॉज दिस Asho civilization is now available, so I can't say anything on that. So that much you have to exclude. Before Asho civilization began in 2006, whatever systems were going on till 2006, 30th March 2006, all of them were working to bring balance in dosh in each individual. Each and every system I am talking about. But post 2006 30th March, when Dakshanya Samvatsar began, 30th March 2006 was the first day when Dakshanya Samvatsar began. तो उस सनराइज के साथ, क्योंकि सनराइज को दिखता है, तिथि बदल जाती है चंद्रमा की राइज से, मून राइज से तिथि बदल जाती है, पर डिक्लेयर होती है सनराइज से। ओके, ये एशो सभ्यता ने हमें बताया। और एशो सभ्यता शुरू तो हो गई थी 29 मार्च से, डिलीवर हो गई थी 29 मार्च से शाम को 6 बजे से, लेकिन विजिबल हुई सुबह 6 बजे सनराइज के साथ, 30 मार्च 2006। तो 30 मार्च 2006 की सुबह सनराइज से, सूर्योदय से दक्षिण्य संवत्सर की शुरुआत हुई। दक्षिणीय संवत्सर की शुरुआत जी। हुई। ये दक्षिणीय संवत्सर से ही आपको ये पता लगा कि प्रकृति और तो दक्षिण्य संवत्सर में जब आते हैं हम लोग, हाँ जी, तो उसमें संतुलन नाम की कोई चीज है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, दोष। देयर इज नथिंग कॉल्ड दोष। वी डू नॉट टॉक अबाउट दोष एट ऑल, बल्कि हम कहते हैं दूसरों के दोषों को देखो और अपने में मत आने दो। एक और बहुत मेजर जो प्रोफेशनल्स के लाइफ में कंसेप्ट है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आपने कहा कि बैलेंस इज नथिंग, जबकि एजुकेटेड कम्युनिटी में माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि बैलेंस इज एवरीथिंग।
That is the concept given by civilization before 2006, 30th March. That is what I was trying to put you across. Digital living, जो एशो सभ्यता है या जो ये 2006 30th मार्च की मैं बात कर रहा हूं, इस दिन से डिजिटल लिविंग का एरा शुरू हुआ था और वहां पर यू आर वर्किंग 24 आवर्स. स्लीप इज ए पार्ट ऑफ योर वर्किंग प्रोफेशन. सपने में आप अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. आइंस्टीन का नाम लेते हैं लोग कि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सपने में देखी थी. तो ड्रीम्स कैन सॉल्व मैक्सिमम ऑफ योर प्रॉब्लम्स while sleeping, provided you start considering that you are working 24 hours. तो डिजिटल लिविंग में हम ये मानकर चलते हैं नहीं, हम ये कहते ही है, एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड है कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं. वी वर्क 24 आवर्स फॉर आवर प्रोफेशन, फॉर आवर कैरियर, फॉर आवर life. If we want to eliminate the effect of aging from our life, the balancing is the keeping the life in balancing is giving you the result of aging. पर बैलेंस ना बना. ओके फाइन, हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं, हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया. देन व्हाट अबाउट आवर पर्सनल लाइफ? हम 24 आवर्स तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो है जिसको तुम यूज कर रहे हो काम करने के लिए. अगर हम इंडिविजुअल हैं तो, लेकिन जब शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन सब की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको कैसे मीट अप करें? यही एक गलत फहमी है. डिजिटल लिविंग कहता है यू विल ऑलवेज रिमेन ए पार्ट ऑफ फैमिली, आइदर एज ए किड, आइदर एज ए फादर, आइदर एज ए मदर, डजंट मैटर. Then we have to spend some time with them also. You have to spend all the time with them. Why some? Then there has to be some time management, na? That is the problem. That once you start getting into management, then you have to apply cream to look to hide your dosh. You start living by knowing your prakriti. You start living as per your prakriti. I can guarantee that you will spend maximum time with your family. Okay, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा वर्क एफिशिएंसी पुअर होता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस बैलेंस बनाने की कोशिश में ही तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरती है. बिल्कुल, यही हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाता है. तो वो स्ट्रेस ही तो बुढ़ापा है और क्या है. बच्चे के साथ उसकी पीटीएम में जाना है, मेरी तो इम्पोर्टेंट कॉल है, हाउ डू आई मैनेज. तो ये जो मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम है, जो अगर हम थोड़ा भी करियर में सक्सेसफुल होते हैं तो ये प्रॉब्लम आने लगता है. तो इसका सॉल्यूशन आप ये दे रहे हैं कि अगर हम अपनी, सॉल्यूशन नहीं है, अपनी प्रकृति के साथ रहना सीखना ही है. अगर प्रकृति के साथ रहना नहीं सीखोगे तो तुम मान लो कि यू आर एजिंग मच फास्टर देन व्हाट यू कैन एज. ओके, तो अपनी प्रकृति के साथ रहना हमें सीखना ही होगा. कोई चॉइस है ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है. बिकॉज हैप्पीनेस, आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, everything you can get if you start learning to live with your प्रकृति. अश्विनी जी, यहाँ पे एक और मुझे प्रश्न आ रहा है. अलग अलग एज के जो हमारे स्पैन्स होते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि पहले ज़माना अच्छा था, पहले मेरा टाइम अच्छा था, आई वॉज वेरी हेल्दी एंड हैप्पी. एक लेडी से मैं मिली थी, शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल ब्यूटिशियन, जैसे हीरोइंस के मेकअप करना, इस तरह का उनका काम था. बट उसमें टूरिंग बहुत इन्वॉल्व होती थी. इस तरह के काम में शूटिंग लोकेशंस कहीं कहीं पे हैं. तो शी हैड टू गिव अप हर करियर बिकॉज शी हैड टू लिव विद हर फैमिली, शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन. तो शी वॉज लिविंग अ वेरी डिससेटिस्फाइड लाइफ. और एजिंग का भी इम्पैक्ट नेचुरली उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा दिखता था. तो वट शी यूज टू टेल मी कि आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन माई करियर, देन आई गॉट मैरिड, and because of my husband's thinking or my kids' responsibility, I had to give up my career. तो ये जो dissatisfaction है कि मैं पहले तो सब कुछ ठीक था बट अब किसी कारण से ये ठीक नहीं रहा,
ये डिससेटिस्फैक्शन या स्ट्रेस हमारी लाइफ में एजिंग का एक बहुत मेजर रीजन बनता है। इसमें प्रकृति के साथ ना रहना कहाँ है, हर जगह तो पर हालात हैं। हर जगह पर नहीं, हालात नहीं है, क्योंकि तुमने प्रकृति के साथ रहना नहीं सीखा, तो इसीलिए तुमने किसी भी चीज को उठा लिया, उसको कैरियर मानना शुरू कर दिया। She was a very successful beautician. She was No, she was only a successful money earner, nothing else. Don't go wrong. She was applying. Imagine वो दूसरों के दोष छुपाती थी। ये उनका काम था। Exactly. तो उन्होंने काम गलत पकड़ा ना, कि तुम दूसरों के दोष छुपाने के लिए अगर तुम अपनी लाइफ को वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। नो, हाउ कैन यू, मतलब इमेजिन, क्या मैं अपने दोष नहीं छुपा सकता और दूसरे के दोषों को छुपाने के लिए उनके साथ वो जो भी दे रहा हूं उनको मैं, तो व्हाट आई एम गिविंग माई गुडनेस टू द पीपल हु, उनके दोष छुपाने के लिए मैं अपनी गुडनेस दे रहा हूं। इमेजिन मैं क्या कर रहा हूं, कैरियर तुमने क्या चुना कि तुम दूसरों के दोष छुपाने के लिए अपना अच्छापन दे रहे हो। एक शब्द है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक वो सुनाना चाहूंगा। एक शब्द है शुभ हो। हाँ जी। सबका शुभ हो जी। लोग कहते हैं सबका शुभ हो, ये कहना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, शुभ हो मतलब सबका अच्छा हो, भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। करेक्ट। अब इस वाक्य को समझो, इस वाक्य ने क्या कर दिया जी, क्या कर दिया इस वाक्य ने? ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लाता है कि हम सबके भले के बारे में काम न करें। और वो सब में जो है क्राइम भी है, क्रिमिनल्स भी है। तो शुभ उनका भी हो, इसका मतलब कि वो भी शुभ के रास्ते पर चले। शुभ का रास्ता क्या है? दैट इट्स गुडनेस, वेलनेस। क्या वेलनेस? कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहे। मतलब इमेजिन हम लोग क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब निकल रहा है, कभी सोचने की कोशिश की? अश्विनी जी, ये तो भारतीय संस्कृति का आधार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ नहीं कह रहा। हो सकता है ये अधूरा हो, इसके आगे कुछ और लिखा हुआ हो जो बताया ना गया हो, या पढ़ा ना गया हो, या समझ ना आया हो। सर्वे सन्तु निरामया। मुझे नहीं मालूम, देखो मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं ये कह ही नहीं सकता कुछ भी। मैंने शुभो शब्द चुना इसीलिए क्योंकि उसका बारे में मुझे मालूम है। शुभ हो कहने का मतलब है भला हो, और सबका शुभ हो की प्रार्थना करोगे तो इसका तो बहुत फायदा होना चाहिए। होगा ही। तो उसका क्या फायदा हुआ कि जो क्रिमिनल थे वो और बेटर क्राइम करने लग गए, और जो मेरी अच्छाई थी वो मेरे से दूर चली गई। मैंने अपनी अच्छाइयां दूसरों को दे दी, ये कह करके कि सबका शुभ हो, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बांट दिया, तो मैं वीक हो गया, मैं बीमार रहने लग गया। अश्विनी जी, गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में गए थे जहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग बहुत खराब हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी प्रकृति या प्रवृत्ति जो भी आप कहेंगे अच्छी नहीं है। तो उन्होंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि आप लोग यहीं पर बसे रहें, आपका गांव बसा रहे, कुछ आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको कहीं जाना पड़े। अब उसके बाद वो दूसरे गांव में गए जहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, वेरी नाइसली देवर बिहेविंग। तो वहाँ गुरु नानक जी ने ये ब्लेसिंग दी कि आप लोग बिखर जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, जो कि उनके लिए खराब था। ये इसीलिए क्योंकि गुरु नानक जी कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः के कंसेप्ट पर ही काम कर रहे थे। तो जिन लोगों का कन्फाइंड रहना ही ठीक है, उनको कन्फाइंड रहने का ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिन लोगों की ज़रूरत समाज में है, उनको बिखर जाने का कंसेप्ट ब्लेसिंग दे रहे थे। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः ही तो है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः कह नहीं रहे थे, वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। फर्क समझो दोनों चीजों में। तुमने बहुत सही एग्जाम्पल लिया। इसी को अगर एग्जाम्पल को समझ लो तो तुम्हें पता लगे कि क्रिमिनल्स के लिए हमें नहीं कहना कि तुम्हारा शुभ हो। उन्होंने कहा ना, कहा? जो क्रिमिनल्स जैसे लोग थे गांव में, उन्होंने उनको भी कहा तुम्हारा शुभ हो, तुम यहीं पे टिके नहीं, रहो। शुभ नहीं कहा, यहीं पे बैठे। नहीं सॉरी, एक बार भी नहीं कहा शुभ। गुरु नानक जी ऐसा कैसे, उनको पहचान थी, वो ऐसा कैसे कह सकते थे? उनको पता था। उन्होंने कहा बसे रहो, उन्होंने आशीर्वाद दिया बसे रहो। हाँ जी। कि मतलब आप जो आपके अंदर बुराइयां हैं वो फैले नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्रिमिनल्स को ठीक नहीं किया, उनको फैलने से रोका। कि क्राइम को लिमिट को, जेल का कॉन्सेप्ट क्या है? यही है बस। तो ये गुरु नानक जी ने सिखाया
कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक जगह पर रख करके तुम उनको फिर ट्रीटमेंट करो। ये अब मैं ट्रीटमेंट किसी का भी सबका भला हो, सबका शुभ हो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः के कंसेप्ट से ही तो करूंगी, वरना मैं क्यों नहीं कर सकती। वही तो बात है ना, सर्वे भवन्तु कह रहे हो, सबका कह रही हो। सर्वे भवन्तु मुझे अगेन मुझे नहीं पता क्या है, सर्वे भवन्तु का मुझे मालूम नहीं है क्या है, बट सबका शुभ अगर कह रहे हो तो उसमें तुम क्रिमिनल्स का भी शुभ कह रहे हो, वो कभी ठीक होंगे ही नहीं। तो उन्हें फैलने से रोकने को कहीं नहीं कहा उनके बारे में। गुरु नानक जी ने ये कहा कि फैलना नहीं है, उन्होंने उसको जेल बना दिया, बाइंड कर दिया जी। फिर वही कॉन्सेप्ट तो जेल का बना, कन्फाइंड कर दिया क्रिमिनल्स को एक जगह पर कि क्राइम और ना फैले। अगर वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो लेते, वो क्योंकि उनको आगे जाना था तो चले गए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप वो लेते, उनको ठीक करने का रास्ता दिखाते। और वो उन्होंने किया दूसरे तरीके से, जहां पर उन्होंने क्या फैल जाओ, जहां पर जिस गांव को उन्होंने आशीर्वाद दिया फैल जाओ, तो वो क्यों दिया कि वो ऐसे ही क्राइम वाली जगह पर जा, जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं वहां पर जाकर के अच्छाई सिखाएं। लेकिन उनकी लाइफ कितना डिफिकल्ट हो जाएगी। किनकी? जो अच्छे लोग हैं, जो सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनके परिवार बिखर जाएंगे, वो अपनी लोकेशन से उजड़ जाएंगे, तो ये उनके लिए कितना खराब है। नहीं, यही फर्क है समझने का कि गुलाब का फूल जी या कोई और फूल, जो भी कोई फूल है, फूल जो खुशबू देता है, सुगंध देता है, क्या उसको तुम रोक सकते हो? नहीं, लेकिन जब तक वो डाली से जुड़ा है तभी तक सुगंध देगा, उसके बाद वो मुरझा जाएगा। एग्जैक्टली। तो डाली से जुड़ा है फूल, ठीक है, पर डालियां तुम कई कई जगह लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? पौधे लगा सकते हो। वही हाँ जी। तो वो यही किया गुरु नानक जी के, तुम गुलाब के फूल के पौधे हो, जगह जगह जाकर के लग जाओ, क्योंकि जो फूल की जो सुगंध है वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। बिल्कुल। फिर इसीलिए उसको कहा कि ये पौधे कहीं कहीं जाकर के लगाओ, जिससे वहां हर जगह पर सुगंध फैल जाए। सूर्य की मूवमेंट को मैं वही कह रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा को समझने की कोशिश शुरू करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सूर्य को क्या जरूरत है चारों डायरेक्शन में मूव करने की? अब ये मत कह देना कि उसको बनाया ऐसा क्या। उसको ऐसा ही बनाया गया। तो यही है, मैं कहूंगी नहीं तो बदलेगा थोड़ी। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है कि हमने समझा नहीं। जी। सूर्य ऐसा नहीं बनाया गया, तो सूर्य बनाया गया हाँ जी। और उसको फिर चलायमान किया गया जी। और चारों दिशाओं में चलायमान। मैंने ये नहीं कहा कि वो 10 दिशाओं में चलता है, 4 दिशा ही कही, जी। जबकि दशरथ के लिए 10 दिशा बताई मैंने। हाँ जी। तो ये फर्क समझ में नहीं आया क्या? कहाँ 4 दिशा की बात कर रहा हूँ, कहाँ 10 दिशा की बात कर रहा हूँ। दशरथ 10 दिशा में लड़ सकते थे, लेकिन सूर्य 4 दिशा में चलता है, आपने ये बताया। जी। इसका मतलब क्या हुआ ये तो समझो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब समझा क्या? सूरज 4 दिशाओं में चलता ही नहीं है, पूरब से पश्चिम जाता है, पश्चिम से फिर अगले दिन पूरब में फिर निकल आता है। अरे तो उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? अभी सूर्य ने दिशा बदली, हाँ, दिशा भी बदलता है। फिर तो ये क्या है, 10 दिशाओं में नहीं चलता है सूरज, 4 दिशाओं में चलता है। करेक्ट। अगर ये समझना है तो एक बल्ब लटका हुआ देखो, जी। ऊपर से एक बल्ब लटका हुआ है, तो वो 10 दिशाओं में वो दे रहा है, रोशनी दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ जी, दे रहा है। दे रहा है। तो वो रथ हो गया। हाँ जी। और 4 दिशाओं में चल रहा है, मतलब आपने दीवार पे बल्ब को टांग दिया, हाँ। दिया तले अंधेरा को समझो कि सूर्य के जो पीछे रह गए वहां अंधेरा हो गया। हाँ, दिए के आसपास परछाई होती है और परछाई तुमने कह दिया, वो अंधेरा ही अंधेरा। वो किस वजह से है वो एक अलग इशू हो सकता है। हाँ जी। अंधेरा तो सूर्य के पीछे अंधेरा है। सूर्य एक किस्म से एक दिया है। ठीक है, तो सूर्य के पीछे नहीं, सूर्य के नीचे अंधेरा है। नहीं, पीछे दिया नहीं है, वो ऐसा दिया नहीं है, वो ऐसा दिया है। ओके। तो सूर्य के पीछे अंधेरा है। अच्छा जी।
तो सूर्य आगे चलता चला गया, पीछे पीछे अंधेरा आता चला गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 दिशाओं में नहीं चल सकता। रात आ जाती है। रात तो उसको नाम कुछ भी दो, जी बात तो अंधेरे की हो रही है। जी। वो एक पोयम है ना, दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाई अब अंधेरा। बताओ चांदनी अंधेरा ला सकती है क्या? बनाने वाले ने तो ऐसे ही बनाया कोई। वो ठीक है, पर वो चांदनी कह रही है कि भैया सूर्य के पीछे अंधेरा है, तो कुछ दिख जाए तुम्हें तो मैं आ गई हूं। इसलिए चांदनी लाई अंधेरा कहता है जी। तो अश्विनी जी, आज आपसे बहुत सी जानकारियां हमने ली हैं। प्रकृति एंड प्रवृत्ति के बारे में, बैलेंस बनाना, अपने आप में एजिंग को बढ़ाना है, इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय हम अपनी प्रवृत्ति को यूज करके अपनी प्रकृति को मेंटेन करना सीखे। यही है लिव 16 Yes. का एकमात्र रास्ता, फाउंडेशन। सूरज और चंद्रमा, ये दोनों की हम प्रवृत्ति को समझ सकते हैं और इनके द्वारा दी हुई एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं लिव 16 के लिए। और दोषों को दूर करना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, टेम्पररी हो सकता है, जो कि अभी तक तकरीबन सभी सिस्टम्स फॉलो कर रहे थे। दोषों को कम कर दो, जैसे डिटॉक्सीफाई कर दो, तो फिर से टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो फिर से डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा। तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट सॉल्यूशन इज ओनली अपनी प्रवृत्ति को समझकर प्रकृति को मेंटेन करना है जी। तो अश्विनी जी, आपका आज भी मैं एक जी, वो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, लास्ट स्टेटमेंट, हाँ जी, कि लिव 16 लुक 16 में अगर आप बच्चे को डाल देते हैं गर्भकाल से, जी, तो उसकी उम्र, एक्सीडेंट्स को मैं नहीं गिनता हूं, नॉर्मल एज उसकी 125 साल एश्योर कर सकते हैं। ओके, डिजीज फ्री 125 years of life span is assured if you push your child into live 16 look 16 Asho club right from the day of conceivement, or right from the day you decide to get married and you want your children to go for that 125 years of age, trouble free age, then you decide, book them into Asho club, live 16 look 16 Asho club, the day you get married. the day we get married, the child is not even yet conceived. You are married because you want child, na? Otherwise why will you marry? Yeah, maybe. Okay, doesn't matter to me. So जो कंसीव भी नहीं हुआ है, हम उसकी भी बुकिंग करा सकते हैं लिव 16 look 16। उसकी बुकिंग करा दोगे तो 125 साल की उम्र पक्की है, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, और वो भी डिजीज फ्री एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। फुल ऑफ हैप्पीनेस। यस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, एवर हैप्पी स्टेट जिसको कहते हैं जी। अश्विनी जी, आज जो आप बता रहे हैं ये हमारी कल्पना से परे है। हालांकि संभव हो सकता होगा, क्योंकि इसके बारे में बात तो हमेशा होती रही है। प्रकृति को मेंटेन करना, अपनी प्रकृति के साथ चलना, न कि बाह्य प्रकृति जिसको हम पेड़ पौधे मिट्टी के साथ चलना, इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग, यस वी नो दैट। अपनी प्रकृति के साथ चलना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। आज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। समय ज़्यादा ही हो चुका है और आपसे ये डिस्कशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चलेगा। अगले एपिसोड में, यानी कि कल, हम फिर आपसे डिस्कशन करेंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स पर। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब ये अब एक्टिवेटेड है और ओपन है मेंबरशिप के लिए। कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहे, और अगर शादी कर रहे हैं तो अपने आने वाली संतान के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्णीष्ट। जय जय कृष्ण। जी।